हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसमें हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने जो वैद्युत द्विध्रुव थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल तक के जितने भी टॉपिक थे और उससे रिलेटेड जो टॉपिक थे सभी को हमने अच्छी तरीके से वहाँ पर कंप्लीट किया है। तो ये लगभग हमारी ये जो यूनिट 1 है लगभग आधी कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें कुछ और टॉपिक्स होंगे, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में, और फिर गॉस के नियम और उससे रिलेटेड जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं वो पढ़ने के बाद हमारी ये जो यूनिट है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, फार्मूले हैं, वो सभी हम देखेंगे और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और इसी प्रकार से यूनिट वाइज जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। तो ये मान लीजिए कि लगभग लास्ट दिसंबर या जनवरी तक जो आपका कोर्स है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो बचा हुआ समय होगा उसमें हम लोग करेंगे क्या, प्रैक्टिस। क्योंकि नॉलेज से ज़्यादा हमारे लिए प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको आसानी रहती है क्वेश्चंस को समझने में। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा के वहाँ पर दे दिया गया, अगर आपको सीधे सीधे नहीं दिया गया, थोड़ा सा वहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया गया, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर जो बचा हुआ टाइम होगा हम वहाँ पर अनसॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए, डेली आप क्लास को पढ़िए और उसके बाद रिवीजन भी कीजिए। इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, PDF हैं और नई बुक यानी नई एडिशन की बुक जो 2020-21 की है, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी PDF ऑलरेडी आपको उसमें दे दी जाती है टेलीग्राम चैनल में हमारे। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए और फार्मूले भी एक जगह आपको सभी दे दिए जाते हैं। और मैं वैसे भी आपको सलाह दूंगा कि आप अपने खुद के नोट्स भी बनाइए, यानी जो फार्मूले हैं वो आप खुद लिखिए, डेरिवेशन आप खुद लिखिए, क्योंकि आपको लिखा है तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और आप उस जगह से पढ़ सकते हैं लिखा हुआ। और हम भी देने का तो हम भी आपको देते हैं PDF लिखी लिखाई, जो कि हैंड रिटन नोट्स होते हैं। लेकिन जब आप अपने स्वयं के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो आपको उनको पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहती है। ये आपने देखा भी होगा कि जब हम कोई चीज़ हम खुद स्वयं लिख कर उसको पढ़ते हैं तो वो हमको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है, बजाय इसके कि हम उसको किसी बुक से पढ़ें या किसी अन्य जगह से पढ़ें। तो इसलिए आप खुद भी लिखिएगा, बाकी अच्छी तरह से समझते हुए चलिए। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का जो आघूर्ण है और जो सतत आवेश वितरण है उसके बारे में, और वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो इतने टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम जो अन्य बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले टॉपिक है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव और क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव का यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इन सभी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप जाके वो वाला वीडियो देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि जब तक आपको वैद्युत द्विध्रुव ही नहीं समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल ही नहीं समझ में आएगा, तब तक आप उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, बल युग्म का आघूर्ण है, ये सभी आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप पहले वो वाला वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, हमको निकालना है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो इसको समझते हैं पहले एक फिगर के माध्यम से। तो हम सबसे पहले बनाते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो ये हो गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी एक ही दिशा में ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर लग रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्या करना है हमको, इसी एक समान वैद्युत द्विध्रुव में अगर हम क्या रखें, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखें। तो चलिए रखते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को। ये यहाँ पर हमने इस तरह इसको रख दिया, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये प्लस क्यू है माइनस क्यू, एक तरफ दोनों विपरीत आवेश होते हैं ना, हमने पढ़ा भी है पीछे इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो माइनस क्यू प्लस क्यू ये हो गया। उनके बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी इनकी होती है 2L। तो 2L दूरी हो गई। अब क्या है, तो ये जब हम किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो इसमें क्या कार्य करने लगता है, एक बल युग्म। बल युग्म का मतलब क्या है, दो बल कार्य करने लगते हैं, बल युग्म पूरा इसमें लगने लगता है, एक बल युग्म कार्य करने लगता है। तो ये जो बल युग्म है, यानी यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो बल युग्म कार्य करता है वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी इस दिशा में इसको संरेखित करने का प्रयास करता है, यानी इसी दिशा में लाने का प्रयत्न करता है।
तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म, प्रत्यानयन बलयुग्म। तो आप समझिएगा ये यहाँ पर एक डिफिनीशन हमको मिली है। अगर सीधे डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यानयन बलयुग्म किसे कहते हैं तो आप ये बता सकते हैं, यानी रीस्टोरिंग कपल उसे कहते हैं कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाए तो उस पर लगने वाला ऐसा बलयुग्म, एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, उसे ही कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, वो भी थीटा कोण बनाते हुए। थीटा कोण किस प्रकार से बनाएगा, तो यहाँ पर देखिए तिरछा रखा हुआ है और इस तरह से हम इसको एक समकोण त्रिभुज के रूप में बना लेंगे। तो ये यहाँ पर ये जो कोण होगा ये होगा थीटा। तो थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत क्षेत्र ई में, और इस वैद्युत क्षेत्र को समांतर बल रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये समांतर वैद्युत बल रेखाएं हैं जो कि एक ही दिशा में संरेखित हैं, हम देख भी सकते हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आवेश क्या है, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी है 2l। अब वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगेगा, इस प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगेगा जो कि होगा क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा इस तरफ है तो एक ये बल लगा, एक ये एफ बल इसमें लगेगा जो कि क्षेत्र की दिशा में होगा। और माइनस क्यू पर उतना ही बल, यानी जितना बल प्लस क्यू आवेश के कारण लगा है क्षेत्र की दिशा में, उतना ही बल लगेगा क्षेत्र की विपरीत दिशा में माइनस क्यू आवेश। तो ये एक एफ यहाँ पर लगा, ये क्या है, ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, तो एक बल ये लगा यहाँ पर। अब हम क्या देखते हैं कि ये दोनों जो बल हैं यानी एफ दोनों बराबर हैं, और क्या है, दोनों समांतर हैं। ये देखिए समांतर है कि नहीं, ये इस दिशा में ये इस दिशा में, लेकिन है तो समांतर ना। तो ये दोनों समांतर हैं, बराबर हैं, परंतु क्या हैं, परंतु एक दूसरे के विपरीत हैं। तो विपरीत होने क्या मतलब, ये एक बलयुग्म बनाते हैं, यानी ये इसको इस तरफ लाएगा तो ये इसको इस तरफ ले जाएगा। इस प्रकार से बलयुग्म यहाँ पर कार्य करता है पूरी तरह से। और ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर, यानी ये इस तरफ लाएगा ये इस तरफ लाएगा, ये घुमाकर इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लाने का प्रयत्न करते हैं। और इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण इसे ही कहा जाता है। और हम इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम डिनोट करते हैं यहाँ पर टाउ से डिनोट करते हैं, या इसे टो भी कहा जाता है, टो या टाउ आप कह सकते हैं। इससे ही हम डिनोट करते हैं किसको, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण को, यानी एक समान वायु वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं। अब इससे क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा एक फार्मूला क्या मिलेगा, टाउ बराबर एफ, यानी कि जो बल है वो, और बल क्या होगा यहाँ पर, तो वैद्युत क्षेत्र ई के कारण बल हमको मिला, यानी ई बराबर एफ पान क्यू, हमने पीछे पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो इसी से हमको एफ का फार्मूला मिलेगा, एफ बराबर क्यू ई, जिसका उपयोग अभी हम करेंगे यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो एफ ये जो बल है ये क्यू ई होगा, किससे, और ये कहाँ से आया, हमने आपको बताया अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले फार्मूले से। और क्या होगा, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो ये तो क्या है, ये वाली दूरी हम यहाँ पर नहीं लेंगे, एफ के इंटू में हम लेंगे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कौन सी है, ये देखिए ये है लंबवत दूरी, ये होगी 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा होगी, क्योंकि हम यहाँ पर थीटा लगाएंगे तो यहाँ पर साइन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि होगा लंब बटे कर्ण वाला। और जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा तो ये दूरी आ जाएगी 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2l साइन थीटा। अब f बराबर क्या मिला हमको, f बराबर मिला है क्या, QE। तो f बराबर QE इंटू 2l साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम E इंटू 2QL एक साथ लिख लेंगे और साइन थीटा। और हमने पीछे क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL, क्योंकि P बराबर 2QL होता है तो इस 2QL की जगह हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। यानी कि हमको जो फाइनल फार्मूला मिलेगा यहाँ पर वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमको टाउ बराबर PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये हमको फाइनल फार्मूला मिला किसका, बल युग्म के आघूर्ण का। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि यह एक सदिश राशि है, जो टाउ है यह एक सदिश राशि है, यानी इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। तो
ये होता है बलयुग्म का आघूर्ण। और इससे रिलेटेड 3 कंडीशंस बनती हैं। क्या कंडीशन बनती हैं कि यहाँ पर तो हमने तिरछा रखा हुआ है जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेकिन इसको हम समांतर रख दें, लंबवत रख दें या क्षेत्र की दिशा के विपरीत रख दें, तो क्या कंडीशंस बनती हैं और क्या फॉर्मूले आते हैं, उन सभी के बारे में हमें डिटेल से देखना है। यानी वो तीनों कंडीशंस हमको देखनी है। तो चलिए देखते हैं वो तीनों कंडीशंस क्या बनती हैं यहाँ पर, जो विशेष स्थितियाँ होती हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर है कि यदि हम उसको क्या रख दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्षेत्र की दिशा के समांतर रख दें। समांतर रखने पर क्या होगा, समांतर रखेंगे हम इसके, ये देखिएगा ये फिगर बना हुआ है, इसको हमने अभी तिरछा रखा हुआ है, इसको मगर समांतर रख दें वो भी क्षेत्र की दिशा में, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0 और थीटा 0, तो साइन 0 का मान जो होगा वो होगा 0, यानी कि जो हमको यहाँ पर बलयुग्म का आघूर्ण होगा टाउ वो होगा 0, यानी कि 0। इसका क्या मतलब हुआ कि इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा टाउ आया बलयुग्म का आघूर्ण आ गया वो आ गया 0। समांतर रख भी देंगे तो वहाँ पर लाने का, क्योंकि जो यानी कि ये जो बलयुग्म है ये उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, इसीलिए जब यहाँ पर वो समांतर ही रख दिया गया तो यहाँ पर उसको लाने की क्या ज़रूरत है, इसीलिए टाउ 0 हो गया और कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। अब देखते हैं अगली कंडीशन, यानी कि दूसरी कंडीशन है हमारी कि इसमें अब हम क्या रखेंगे, अब हम रखेंगे इसको लंबवत रखने का मतलब थीटा बराबर होगा 90 डिग्री और साइन 90 होता है 1, यानी साइन 90 का मान होता है 1, तो वो उसी फार्मूले में रखेंगे, यानी टाउ बराबर पी साइन थीटा में। तो यहाँ पर हमको मिलेगा टाउ मैक्सिमम बराबर पी ई, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस स्थिति में यानी जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख देते हैं तो इस स्थिति में हमको जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो मिलता है क्या, मैक्सिमम बलयुग्म का आघूर्ण मिलता है हमको किसी स्थिति में जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख देते हैं। तो ये बात भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और इसी से हम फार्मूला बना लेते हैं। अगर हमको पी निकालना है तो टाउ मैक्सिमम अपान ई, ये हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब क्या है, अब इसकी तीसरी स्थिति क्या होगी, तो तीसरी स्थिति है कि अब क्या करें, हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर तो रखें परंतु विपरीत दिशा में रख दी। ऊपर हमने क्या किया था, समांतर रखा था तो हमने वो क्षेत्र की दिशा में ही रखा, तभी हमारा थीटा क्या था, 0 था। और अगर इसको हम क्षेत्र की विपरीत दिशा में रख देंगे तो थीटा हो जाएगा 180 और साइन 180 का मान भी होता है क्या, 0, यानी यहाँ भी टाउ बराबर पी साइन थीटा से यहाँ भी जो टाउ आएगा वो आएगा 0, यानी यहाँ भी क्या है, कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। हम उसको क्षेत्र की दिशा में रखें या क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखें, अगर हम उसके समांतर रख रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, यानी टाउ हमेशा क्या आएगा, टाउ हमेशा 0 आएगा और अधिकतम होगा लंबवत की स्थिति में। तो ये हमारा पूरा ऑल ओवर कंप्लीट टॉपिक था। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला हमारा टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण, यानी आवेश का सतत वितरण। तो किस प्रकार से आवेश को वितरित किया जाता है, इसके बारे में जो कंडीशंस बनती हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो क्या होता है सतत आवेश वितरण, तो किसी वस्तु को, मान लीजिए ये वस्तु है, किसी वस्तु को दिए गए आवेश का, इसको कोई आवेश दिया, मान लो हमने Q आवेश दिया इसको, तो ये जो आवेश है ये सभी जगह एक समान रूप से अगर फैल जाता है, यानी सभी जगह उस समान रूप से वितरित हो जाना ही आवेश का सतत वितरण कहलाता है। कोई वस्तु है उसको हमने आवेश दिया और वो आवेश उस वस्तु पर समान रूप से वितरित हो गया, तो इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे आवेश का सतत वितरण, यानी सतत आवेश वितरण। अब क्या बनता है, इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं, यानी 3 प्रकार के जो आवेश वितरण है उनके बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें कि है रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। यानी कि रेखा में आवेश का वितरण, किसी पृष्ठ में आवेश का वितरण और या किसी आयतन में जो आवेश का वितरण है उन सभी के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पर, यानी फर्स्ट नंबर होगा रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण ये क्या होता है, तो नाम से ही हमको इसकी डिफिनीशन भी मिलेगी, नाम से ही सभी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी।
तो रेखीय आवेश वितरण का मतलब है जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश समान रूप से वितरित होता है तो इसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, सरल रेखा हो या वक्र रेखा हो, किसी भी प्रकार की रेखा हो, आवेश किसी रेखा के अनुदिश समान रूप से वितरित होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। यानी कि ये मान लीजिए एक रेखा है, ये मान लीजिए रेखा जिसकी लंबाई l है और इस पर कोई आवेश दिया हमने q, ये इस पर समान रूप से वितरित हो गया, यानी सभी जगह समान रूप से वितरित हो गया, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। और इसी फिगर के माध्यम से हम यहाँ पर एक और नई डिफिनीशन बनाते हैं, नई परिभाषा बनाते हैं, जो कि हमको इसी फिगर से निकालनी होती है। तो वो परिभाषा क्या होती है कि तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के परिमाण को, तार की प्रति एकांक लंबाई यानी L पर उपस्थित जो आवेश है, जो Q आवेश है, उसके परिमाण को आवेश का क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। यानी अगर रेखीय घनत्व की कहीं पर डिफिनीशन आ रही है डायरेक्ट तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। यानी कि लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है Q/L, लैम्डा बराबर Q/L होता है। यानी कि एकांक लंबाई में जो उपस्थित आवेश है उसके परिमाण को ही आवेश का क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व। तो ये किसकी डिफिनीशन हुई, ये डिफिनीशन हुई रेखीय घनत्व की। तो अगर डायरेक्ट आपसे रेखीय घनत्व की डिफिनीशन पूछ ली जाए तो आप वहाँ पर इस प्रकार से उसका आंसर दे सकते हैं, इस प्रकार से उसको दे सकते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा कूलाम बटे मीटर। उसी हिसाब से इसका जिस प्रकार से फार्मूला लिखा हो उसी प्रकार से आपको मात्रक भी बता देना। तो ये हुआ हमारा रेखीय आवेश वितरण और रेखीय घनत्व, तो दो परिभाषाएं एक साथ एक ही से कनेक्टेड। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं अगला आवेश वितरण जो कि है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है पृष्ठीय आवेश वितरण। 2 नंबर पृष्ठीय आवेश वितरण। तो ये भी नाम से स्पष्ट है, यानी जब आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है तो इस वितरण को ही क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। और कोई पृष्ठ होगा तो उसका क्या होगा, उसका होगा क्षेत्रफल। कोई रेखा है तो उसकी होगी लंबाई, कोई पृष्ठ है तो उसका होगा क्षेत्रफल, कोई आयतन है तो उसका क्या होगा, उसका होगा आयतन। तो ये मान लीजिए ये क्षेत्र है, यानी कि ये पृष्ठ है और इसको हमने दिया Q आवेश, तो इसमें आवेश है वो सभी जगह समान रूप से वितरित हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा A। तो ये फिगर बना और इसी को कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण की किसी पृष्ठ को हमने Q आवेश दिया और वो आवेश समान रूप से वितरित हो गए, तो इसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। अब इससे एक नई डिफिनीशन किसकी मिलेगी, पृष्ठ घनत्व की। तो पृष्ठ घनत्व की क्या होती है परिभाषा, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, वहाँ क्या था, वहाँ था एकांक लंबाई और यहाँ है एकांक क्षेत्रफल पर, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी सिग्मा बराबर Q ऊपर सेम रहेगा सभी में, Q/A यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हमको यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल पर निकालना है। और ये क्या होगा, ये होगा पृष्ठ घनत्व। यानी पृष्ठ घनत्व की अगर डिफिनीशन लिखनी है हमको तो इसी प्रकार से हम उसको डिनोट करेंगे और इसका मात्रक होगा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्रफल। तो ये भी हो गया हमारा सिंपल सा। अब क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे थर्ड नंबर यानी कि आयतन आवेश वितरण। तो क्या होता है आयतन आवेश वितरण, तो वो भी नाम से स्पष्ट है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण का मतलब क्या है, इसमें भी जब आवेश किसी वस्तु में क्या है, कोई गोला हो, कोई घन हो, कोई गोला या घन उसी का आयतन होगा। तो जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होता है तो इस वितरण को ही क्या कहते हैं, इस वितरण को ही हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण। तो यानी कोई गोला दिया हुआ या कोई घन दिया हुआ, इसको हमने Q आवेश दिया तो इस पर ये आवेश समान रूप से वितरित हो गया, यानी कि यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका होगा आयतन। तो ये यहाँ पर फिगर हुआ। अब क्या करेंगे, अब इससे भी एक हमको फॉर्मूला मिलेगा, यानी एक नई परिभाषा मिलेगी किसकी, आयतन घनत्व की। तो ये दो चीज़ें हमको एक साथ हम लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो आप देखिएगा, तो यहाँ पर इसे किससे डिनोट करते हैं, तो रो से डिनोट करते हैं आयतन घनत्व को। तो ये क्या होता है, रो बराबर Q सेम रहेगा अपान V, यानी किसी आयतन में क्या परिभाषा होगी, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित जो आवेश का परिमाण होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आयतन घनत्व, ठीक है। और इसका जो मात्रक होगा कूलाम बटे मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर आयतन। तो ये हमारी जो परिभाषाएं हुई, यहाँ पर 3 हमको डिफिनीशन मिली, 3 के साथ हमको 6 डिफिनीशन मिली।
और हमने देख लिया क्या होता है आवेश का सतत वितरण। अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको ये तीनों चीज़ें वहाँ पर डिफाइन करनी होंगी, और अगर इंडिविजुअल पूछा जाता है अलग अलग कि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है, या आयतन आवेश वितरण क्या है, या रेखीय आवेश वितरण क्या है, तो आपको अलग अलग उसी हिसाब से लिख देना है। लेकिन आपको एक लॉन्ग याद रखना है कि अगर लॉन्ग आए तो पूरी चीज़ें हमको यहाँ पर डिफाइन करनी होंगी, तीनों कंडीशन डिफाइन करनी होगी। चलिए, तो ये टॉपिक में हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे अगला टॉपिक जो कि है वैद्युत फ्लक्स। तो अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बैक साइड में जाना पड़ेगा, जहां हमने पढ़ा था क्या, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। तो उनके बारे में हमको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम वैद्युत फ्लक्स को निकाल पाएंगे। क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र का ही एक गुण होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड ही ये होता है, वैद्युत क्षेत्र का ही एक गुण होता है। और वैद्युत क्षेत्र को क्या किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र को अगर हमको डिनोट करना है तो हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा डिनोट किया जाता है किसी वैद्युत क्षेत्र को। और क्या होता है, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ दूर दूर होंगी वहाँ क्षेत्र निर्बल होगा। हमने पीछे पढ़ा भी है कि प्लस से निकल कर माइनस की ओर और प्लस से बाहर जाती हुई बल रेखाएं और माइनस आवेश के कारण अंदर की ओर केंद्र की ओर आती हुई जो बल रेखाएं, उन सभी के बारे में हमने अच्छी तरीके से वहाँ पर पढ़ा है। तो अब क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी जितनी किसी पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरेंगी उसे ही कहा जाएगा क्या, उसे ही कहा जाएगा वैद्युत फ्लक्स। यानी हम यहाँ पर एक क्षेत्र बना रहे हैं, एक ये काल्पनिक पृष्ठ है, ये एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है। इससे जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन सभी की जो माप होगी वही होगा क्या, वही होगा वैद्युत फ्लक्स। ये यहाँ पर होगा वैद्युत फ्लक्स। और इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र में एक काल्पनिक स्वच्छ पृष्ठ स्थित होता है जिसे डीए, यानी पृष्ठ अवयव जिसे डीए से इसी में होता है, ये हो गया डीए, ठीक है। और इसे क्योंकि ये क्षेत्रफल वेक्टर होता है तो एक और इसमें क्षेत्रफल वेक्टर होता है इस जगह, यानी इसे हम डिनोट करते हैं किससे, डीए वेक्टर से। और फिर वैद्युत क्षेत्र यानी पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर एक वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर भी होता है, और ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी ई इस तरह से होता है, ये इस तरह से होगा ई, ये होता है ई वेक्टर यानी कि वैद्युत क्षेत्र। तो ये स्केलर गुणन यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है फाई ई से। ये बनेगा यहाँ पर क्योंकि ये समाकल के रूप में होता है जो वैद्युत फ्लक्स होता है, तो समाकलन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो ये बनेगा फार्मूला। लेकिन ये एक समाकलन के रूप में फार्मूला है, इससे इसको डिनोट किया जाता है। इसका ओरिजिनल फार्मूला भी आगे हमको मिलेगा जिसका यूज न्यूमेरिकल्स में किया जाता है। तो अब क्या होता है, तो इस पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं अगर क्या निकल रही हैं, और ये जो है ये यानी कि जो ये इंटीग्रेशन ए दिया हुआ है नीचे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ये क्या, ये है पृष्ठ समाकल, पृष्ठ समाकल ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, किस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं जो वैद्युत फ्लक्स है यानी फाई ई कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा, तो अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, यानी ये पृष्ठ है, वैद्युत बल रेखाएं क्या निकल रही हैं, बाहर अगर निकल रही हैं, तो जो फाई ई होगा वो होगा क्या, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगा। और अगर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ में क्या कर रही हैं, पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, तो जब फाई ई होगा वो होगा क्या, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ये होता है इसकी कंडीशंस। अब वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ के समाकल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कंडीशन। अब इसकी एक और कंडीशन ये बनती है कि अगर क्या है, अभी तो हमने पृष्ठ जो लिया, ये पृष्ठ क्या था, ये पृष्ठ खुला पृष्ठ था। अब अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ कोई बंद पृष्ठ है यानी आयतन परिबद्ध है, या कह सकते हैं इनक्लोज है, कोई बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए क्या होगा, तो बंद पृष्ठ के लिए यानी एक आयतन के लिए जब हमारा फाई ई बनेगा, तो
एक क्लोज इंटीग्रेशन होता है, यानी जब इंटीग्रेशन के साइन में हम जीरो उसमें कर देते हैं, कट कर देते हैं उसे, तो ये बन जाता है क्लोज इंटीग्रेशन। तो क्लोज इंटीग्रेशन होगा ई डॉट डी ए वेक्टर। तो ये भी एक कंडीशन से यहाँ पर प्राप्त होती है। ये किसके लिए? ये है किसी एक बंद पृष्ठ के लिए, यानी जब पृष्ठ कैसा है, क्लोज्ड है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो अब ये जो ई डी ए यानी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि वहाँ पर जो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोण होगा वो होगा थीटा, जो ऊपर हमने फिगर देखा। इसलिए ये बन जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, ये तो होता है फाई ई के बराबर, तो फाई ई बराबर इधर हम क्या ले लेंगे, समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, यानी इस सभी को यहाँ पर रख देंगे, और फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, तो यहाँ पर कांस्टेंट है, और समाकल के अंदर हो जाएगा डी ए। और आपने समाकलन पढ़ा भी होगा या इस समय पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि हमारे चैनल में ऑलरेडी समाकलन की जो क्लास है वो चल रही है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो आपको डेरिवेशन है वो और अच्छी तरीके से सही समझ में आएगा अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो ज़रूर आप पढ़िएगा। अब चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या करेंगे। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा ए, क्योंकि जब इंटीग्रेशन डी ए कोई यहाँ पर 1 होता है तो हम वहाँ पर जो हमारा मान आता है बाहर, वो जो होता है डी एक्स डी टी जो भी होता है, तो वही बाहर आता है हमारा। तो यहाँ पर जो फाइनल फार्मूला है वो हमारा बन जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो यही फाइनल फार्मूला प्राप्त होता है वैद्युत फ्लक्स का, जिसका यूज हम किस में करते हैं, जिसका यूज हम करते हैं न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि ये हमको सीधे से फार्मूला मिलता है। ऊपर तो हमको वो कंडीशंस मिलेंगी जो समाकलन के रूप में होंगी, बाकी फाइनल फार्मूला यही होगा। तो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला है वो निकल के आ गया। अब क्या है, अब इसका देखेंगे क्या मात्रक है और इसकी जो कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी क्या जो स्थितियाँ बनती हैं उनके बारे में। तो इसकी जो फर्स्ट स्थिति बनती है वो ये है कि हम क्या करें, जब समतल पृष्ठ क्या हो, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के अभिलंबवत हो। तो यहाँ पर आपको वैद्युत फ्लक्स की कंडीशन में स्पेशल रूप से ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है कि यहाँ पर हम क्या समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत में हम लंब समझ के यहाँ पर थीटा 90 नहीं लेंगे। वैद्युत फ्लक्स में एक अलग स्थिति होती है, यहाँ पर हम जो थीटा लेंगे लंबवत के लिए वो लेंगे 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा दिया हुआ है और पृष्ठ इस प्रकार से होगा, यानी इस प्रकार से जो वैद्युत क्षेत्र है, फिर उसमें पृष्ठ इस प्रकार से पृष्ठ हमको दिया गया होगा, ठीक है। और ये वैद्युत बल रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अभिलंबवत है, पहली कंडीशन है उसमें क्या है, लंबवत है, तो इसमें लेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री। लंबवत के लिए हम थीटा 90 नहीं लेंगे, आपको याद रखना है। तो कॉस 0 का जो मान होता है वो हो जाएगा 1, यानी कि हमको वैद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा, फाई ई बराबर ई ए, और कास थीटा यानी कास 0 वो हो जाएगा 1। तो ये हमको मिला पहली स्थिति के लिए, लंबवत के लिए। अब क्या है दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति है कि हम अगर समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के क्या है, समांतर है। तो समांतर में अभी तक हम क्या लेते रहे हैं, थीटा बराबर 0 लेते रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेंगे, वैद्युत फ्लक्स की स्थिति में हम थीटा लेंगे 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है 0। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0, यानी कि इस स्थिति में जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा 0, यानी कोई भी वैद्युत फ्लक्स काम नहीं करेगा अगर वो समांतर है। तो फाई ई बराबर 0, ये कंडीशन मिली हमको यहाँ पर, यानी जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा 0। अब क्या है, तो ये सभी के बारे में हमने जान लिया। अब क्या है, अब हमको इसका जो मात्रक है और जो विमा है वो निकालनी है। तो मात्रक और विमा के लिए बहुत ही सिंपल है, हमको फार्मूला पता होना चाहिए, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये हमारा फार्मूला है, कॉस थीटा से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये है टेक्नोमेट्री वैल्यू, और इसका मात्रक या विमा से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मात्रक के लिए क्या करेंगे, ई का मात्रक क्या होता है, ई होता है F/Q, यानी न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, और इनटू मीटर स्क्वायर, ये जो क्षेत्रफल का है। तो यानी फाइनल फार्मूला क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम, या कूलाम को ऊपर -1 में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम मात्रक है तो हम इसको अपान में भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्या इसकी बीमा। तो बीमा कोई टफ होती नहीं है, अगर आपको फार्मूला आ गया, मात्रक आ गया, तो आप बीमा को भी अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो बीमा के लिए क्या करेंगे, तो बीमा के लिए हमने आपको बताया था कि कुछ बीमा हमको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, यानी जैसे बल की है, कार्य की है, ये जो बीमाएँ हमको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तो हमको आसानी होती है अगर हमको कोई टफ न्यूमेरिकल वैल्यू की बीमा हमको निकालनी है अगर। तो यानी फाई ई बराबर ई ए,
ई की बीमा क्या होगी, तो एफ अपान क्यू, और एफ की होती है एम एल टी माइनस टू, और क्यू की ए टी यानी क्यू बराबर आई टी होता है, और इनटू इसकी होगी एल टू क्योंकि क्षेत्रफल की। तो जब हम ऊपर समराइज करके लाएंगे यहाँ पर तो ये आएगा एम एल थ्री टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। ये हो गई वैद्युत फ्लक्स की बीमा, और इसको हमको डायरेक्ट भी याद रखना है, तो 13 माइनस 31 इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। हमने पहले भी आपको बताया कि जब हम रिवीजन करेंगे, फिजिक्स का रिवीजन करेंगे, तो वहाँ पर हम जो फार्मूले हैं, जो बीमाएँ हैं, उनको डायरेक्ट ट्रिक के साथ याद करेंगे। जो MLTA से रिलेटेड जितनी भी हमारी बीमाएँ होंगी उनको हम एक साथ ही उनको लर्न करेंगे और अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और हमने आज कई सारे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। उसके बाद जो इसके बचे हुए टॉपिक हैं, यानी जो गॉस की प्रमेय और उससे रिलेटेड जो अनुप्रयोग हैं, उनको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आप इसी तरह से इस क्लास से जुड़े रहिए और अच्छी तरीके से डेली पढ़ते हुए चलिए, रिवीजन करते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए और अच्छी तरह से समझते हुए चलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।